मंच पर बैठे हुए तमाम साथी और यहाँ आए हुए सभी साथियों को दिल्ली यूनिवर्सिटी के टीचर्स की ओर से हमारा क्रांतिकारी सलाम। साथियों, जहाँ साथी तपन सेन ने जो ख़त्म किया, मैं वहीं से अपने अनुभव से, खास करके दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है उसको आपके साथ साझा करना चाहूँगा। और उससे दो चीज़ें बहुत स्पष्ट हमारे समझ में आई। एक कि आखिर ये बदलाव किस तरफ ले जा रहा है, कैसे ले जा रहा है और कैसे हमारे यूनियन को, हमारे संगठन के ढांचे को तोड़ने का एक मुहिम है। और दूसरी तरफ कैसे हम इसको पीछे धकेल सकते हैं अगर वो हमारा जनता का आंदोलन बन जाए। ये दोनों अनुभव दिल्ली यूनिवर्सिटी में खास करके 2009 के बाद अगर देखें तो सबसे शुरुआती जो एक्सपीरियंस हमारा हो रहा है वो 2009, और उससे भी पहले अगर थोड़ा जाए तो मैं उन कुछ एक टीचरों में हूँ जो न्यू पेंशन स्कीम से बच गए थे, ओल्ड पेंशन स्कीम में था, क्योंकि 2001 में हमारी नौकरी लगी और 2003 तक उसके बाद अपॉइंटमेंट यूजीसी ने रोक रखा था। 2004 में जब ओपन हुआ तब तक पेंशन स्कीम ख़त्म हो चुका था। और वो दौर है और आज का दौर है। हालात ये हैं कि यूनिवर्सिटी में अब ज़्यादातर लोग या तो ओल्ड न्यू पेंशन स्कीम में हैं या फिर किसी भी पेंशन स्कीम से ही बाहर हैं, क्योंकि आधी से ज़्यादा संख्या 2010 के बाद से कॉन्ट्रैक्ट टीचरों की बन गई है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो इंटरेस्ट ग्रुप है, अगर यूनियन तभी मजबूत होता है, मजबूती से लड़ सकता है जब उसका इंटरेस्ट एक हो, साझे हित के आधार पर ही यूनियन बनती है। और ये जो तीन कैटेगरी के, अब तो एक और चौथी कैटेगरी हो गई है जो गेस्ट टीचर की, और उनका नंबर काफ़ी बड़ा हो रहा है। तो स्थिति यह है कि यूनियन को इन सब इंटरेस्ट को एक साथ प्रोटेक्ट करने और उसको संघर्ष में ले जाने में इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है कि किसी भी तरह से, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी में अभी भी डूटा जो दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर एसोसिएशन है उसमें कम से कम दो कैटेगरी के टीचर अभी भी मौजूद हैं, एक जो परमानेंट है और दूसरा जो एडहॉक हैं, जिसको आप कॉन्ट्रैक्ट समझ लीजिए। लेकिन ये एडहॉक जो हैं, इनकी यूनियन में होने की वजह से, इनके नंबर होने की वजह से आज यूनिवर्सिटी में अगर हम लड़ पा रहे हैं तो उसकी एक बड़ी वजह यही है कि कॉन्ट्रैक्ट टीचर जो हैं, एडहॉक टीचर जो हैं, वो यूनियन के साथ हैं। और ऐसा बहुत ही कम जगहों पर है, जिसकी तरफ इशारा कर रहे थे तपन से। कॉन्ट्रैक्ट टीचर जो है उनको ऑर्गेनाइज करना, ये हमारी जब तक प्राथमिकता नहीं होगी, प्रायोरिटी नहीं होगी, हम आगे की लड़ाई को लड़ नहीं सकते। नए साथियों को जब तक हम नहीं लाएंगे तब तक वो आगे की लड़ाई नहीं जीती जा सकती है। साथियों, जैसा मैंने बताया कि एक तरफ तो पेंशन के सवाल पर ये तीन अलग अलग कैटेगरी हो गई, उसके साथ ही आप पाएंगे कि वही वो दौर है जिसको कह रहे थे कि मार्केट पर आधारित, लचीला और रेगुलेशन विहीन जो नीति है, जिसको नव उदारवादी नीति के तौर पर हम लोग सब जान रहे हैं, जिसके बारे में तपन ने काफी स्पष्टता से थेटिकल उसका एस्पेक्ट रखा, आज वही एनईपी के नाम पर हमारे ऊपर थोपा जा रहा है। सारी चीजें अब करीब करीब दिल्ली यूनिवर्सिटी में एनईपी का जितना भी रेगुलेशन है वो सब आ चुका है।
चाहे वो FYUP का स्ट्रक्चर हो, 4 साल का प्रोग्राम, मल्टीपल एग्जिट हो, जिसकी बात ऐसी कह रही थी कि 1 साल में सर्टिफिकेट, 2 साल में डिप्लोमा, 3 साल में डिग्री और 4 साल में विथ रिसर्च। डिग्री जो है वो रिसर्च के साथ। ये इसके साथ ही आप देखेंगे एक बहुत ही मजेदार, जो कि अभी आप लोग शायद सुने होंगे, कुछ लोग जानते भी होंगे, पढ़े भी होंगे, लेकिन अब अनुभव आपका होगा, वो है ABC, जो रेगुलेशन वो भी लागू किया जा चुका है। और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को तो पूरी तरह से, अब स्टेट यूनिवर्सिटीज को और कॉलेजेस को मजबूर किया जा रहा है कि वो इसको लागू करें। क्या है ये ABC? एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। ये जो क्रेडिट सिस्टम और सेमेस्टर सिस्टम, इसको पहले 2009 से ही आप देखेंगे ये 2 सिस्टम को पूरे देश में लागू किया गया, चाहे स्टेट हो चाहे वो सेंटर हो। अगर आपको बाजार बनाना है, शिक्षा को बेचेंगे तो बाजार तो चाहिए। बाजार तभी बनेगा जब एक तरीके का सिस्टम हो, और उसी के आधार पर सेमेस्टर सिस्टम और क्रेडिट सिस्टम, ये 2 लागू किया गया। अभी UGC के जरिए, खुद UGC को खत्म करके एक नई व्यवस्था लाने का पूरा प्लान कंप्लीट होने के कगार पर है, और उसी में ये ABC आया है। एक बैंक है जिसमें जो भी स्टूडेंट जिस भी इंस्टीट्यूट से जो भी कोर्स करता है, उसको जितने क्रेडिट मिलेंगे वो उस बैंक में जमा होगा। वो चाहे बच्चा तो एक इंस्टीट्यूट को छोड़ के दूसरे इंस्टीट्यूट जा सकता है, चाहे तो वो एक सेमेस्टर एक यूनिवर्सिटी या एक कॉलेज में पढ़े और दूसरा सेमेस्टर वो ऑनलाइन पढ़ ले, तीसरा सेमेस्टर हो सकता है वो किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ ले, और चौथा जो है वो 1 साल 2 साल गैप करने के बाद किसी और जगह से कर ले। ये सभी इंस्टीट्यूट को कहा गया है कि वो जो भी रिजल्ट, एग्जाम जो दे रहा है, उसका जो रिजल्ट है, उसका जो क्रेडिट है, उसको बैंक में एक्युमुलेट करे हो रहा है उसका, और फाइनल डिग्री जब वो लेना चाहेगा, चाहे वो अगर जितना क्रेडिट किया हुआ है उसके हिसाब से सर्टिफिकेट से लेके, डिप्लोमा से लेके, डिग्री से लेके, रिसर्च विथ रिसर्च तक की डिग्री उसे मिल जाएगी। ऑनलाइन सिस्टम होगा, और इस पूरे जिसको कह सकते हैं ये जो पूरा सिस्टम है, उसमें प्राइवेट और पब्लिक सभी एक तरह से डील होंगे। ये सभी इंस्टीट्यूट हैं, इनको कहा गया हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट। अब आप पढ़ेंगे, कॉलेज नहीं पढ़ेंगे, आप UGC का डॉक्यूमेंट या NEP का डॉक्यूमेंट पढ़ें, वहां कॉलेज और यूनिवर्सिटी की बात नहीं की गई है, वहां की गई है HEI, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट। और अब एक ही अंतिम बच गया है, जो किसान आंदोलन और इस सब की वजह से थोड़ा पीछे रह गया है, लेकिन किसी भी वक्त वो कानून बन के पूरा NEP जो है वो लागू हो जाएगा, और वो है BOG मॉडल, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। जैसे प्राइवेट इंस्टीट्यूट होते हैं, हर प्राइवेट इंस्टीट्यूट का अपना एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होते हैं, जो उस इंस्टीट्यूट को, उस संस्था को, संगठन को, कंपनी को चलाते हैं। वैसे ही हर इंस्टीट्यूट का बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बनना है, BOG। आप कहेंगे कि ये तो अभी भी है, अभी भी गवर्निंग बॉडी होती है, लेकिन इस गवर्निंग बॉडी और BOG का बेसिक डिफरेंस है कि अभी जितने भी रेगुलेशन हैं एजुकेशन से रिलेटेड, हायर एजुकेशन से रिलेटेड, ये सारे रेगुलेशन UGC से
और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट, वहां से तय होते हैं, जो यूजीसी के माध्यम से और स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से जाते हैं। अब यह कहा जा रहा है कि हर बोर्ड ऑफ हर इंस्टीट्यूट स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है कि वो अपने यहां कौन सा कोर्स चलाएगा, कौन से कोर्स की क्या फीस रखेगा और किस टीचर को रखेगा, किसको नहीं रखेगा, किसको कितनी सैलरी देगा। यह भी नहीं कि आपका कोई सैलरी स्ट्रक्चर होगा, जैसे अभी है कि हर इसके बाद पे कमीशन के बाद एक पे स्ट्रक्चर आता है। अब कहा जा रहा है कि नहीं, ये सारा कुछ जो है बोर्ड ऑफ गवर्नर से तय होगा कि किसको प्रमोशन होगा और किसका क्या इंक्रीमेंट लगेगा या नहीं लगेगा, किसको निकाला जाएगा, ये सारा का सारा बोर्ड ऑफ गवर्नर्स तय करेंगे। जो हमने तपन कह रहे थे कि हमें नहीं पता कि ये मॉडल कब तक जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज बचे रहेंगे, उसके बाद न सेंट्रल और ना ही गवर्नमेंट, सारा गवर्नमेंट जो है वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अधीन रहेगा। और आप समझिए कि ये मॉडल असल में क्या मॉडल है। किसी भी शहर में आप चले जाइए, किसी भी पिछड़े से पिछड़े इलाके में भी चले जाइए, वहां की जो सबसे प्राइम प्रॉपर्टी है, मैं प्रॉपर्टी के सेंस से बोल रहा हूं, सबसे प्राइम प्रॉपर्टी जो है वो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट की है। अभी भी मैदान, सरकारी जो कॉलेज हैं उनके पास प्राइम लोकेशन में बहुत बड़े मैदान हैं, बिल्डिंग्स हैं। आज उस बिल्डिंग्स पर कब्जा करके उसे व्यावसायिक उपयोग के लिए छोटे लाला से लेके बड़े लालाओं तक सुपुर्द करने की जो पॉलिसी है, दैट इज एनईपी। हो सकता है जेएनयू जो है, आप आए होंगे तो कई स्टेशन मिले होंगे, जेके टायर आईटीओ मेट्रो स्टेशन, या कुछ दिन पहले हीरो होंडा दिल्ली विश्वविद्यालय स्टेशन आपने देखा होगा। ये मॉडल है। हो सकता है जेएनयू के ऊपर अंबानी इंस्टीट्यूट और नीचे जेएनयू लिखा हो, क्योंकि बड़े लाला, बड़े इंस्टीट्यूट जो मुनाफा के वाले ज्यादा मुनाफा दे सकते हैं, उन जगहों पर वो जाएंगे, और छोटे लाला जो हैं, शहर के जो लाला हैं, वो वहां पर उसको कब्जा करेंगे। ये डिजाइन, ये मॉडल, आप बताइए कि किस चीज के लिए सबसे भयानक खतरनाक है। लाला तो मुनाफा चाहेगा, और मुनाफा एक ही तरीके से हो सकती है कि उस पर जो लागत है उसको कैसे कम किया जाए, और दूसरी तरफ कैसे जो है ज्यादा से ज्यादा पैसे में माल को बेचा जाए। तो वही कोर्स चलेगा जो बिकेगा, जिसके लिए पैसा ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर देगा। तो स्टूडेंट अब नहीं होंगे, वो कंज्यूमर हैं, और टीचर नहीं है, वो फैसिलिटेटर हैं। लागत को कम करने के लिए ऑनलाइन कोर्सेस पर जोर है, और कहा जा रहा है कि स्वयं एक पोर्टल है, जानते होंगे, जहां यूजी से लेके और पीजी तक सारे कोर्स अब ऑनलाइन किए जा सकते हैं, दैट इज स्वयं कोर्स। और उसको इक्वल दर्जा दिया जा चुका है। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बढ़ाने के नाम पर ऑनलाइन जो एजुकेशन है उसको, और टेक्नोलॉजी के जरिए जो शिक्षकों की जरूरत है उसको कम करना, लागत को कम करना, परमानेंट टीचर की जगह गेस्ट अपॉइंट करना, जो लेबर लॉ में जिसको कहा गया है फिक्स टर्म पोस्ट, वही फिक्स टर्म पोस्ट गेस्ट टीचर के रूप में बहाल की। जितने, अगर आपका कोर्स स्टूडेंट ने ऑप्ट कर लिया है तो आपको उतने सेमेस्टर के लिए नौकरी मिलेगी। अगर स्टूडेंट ने ऑप्ट नहीं किया तो आपकी नौकरी नहीं है। अब आप एक जगह के बजाय 5 इंस्टीट्यूट में अपना कोर्स जो है डिजाइन करेंगे और ऑनलाइन देंगे कोर्स। अगर स्टूडेंट ने ऑप्ट कर लिया तो आपको जॉब मिलेगी।
तो ये जो पूरा ढांचा है, क्या इसके जरिए, इस ढांचे में ट्रेड यूनियन की कल्पना आप कर रहे हैं क्या? क्या ट्रेड यूनियन के जरिए इनको संगठित किया जा सकता है इस ढांचे में? और आप देखिए कि स्टूडेंट्स भी कौन, 3 साल वाला नहीं है कि एक ही इंस्टीट्यूट में एक ही जगह साथ पढ़ते हुए और एक संगठन की सीख लेते हुए संगठित होने वाले नहीं हैं, बल्कि ये कौन है, कर्ज लेके, लोन जिसको कहते हैं, शिक्षा में लोन पर आजकल बड़ा फोकस है। तो कर्ज लेके जो एजुकेशन कर रहा है, और वो भी एक सेमेस्टर यहां और दूसरा सेमेस्टर वहां, और कुछ ऑनलाइन में, क्या आप उससे उम्मीद कर सकते हैं कि वो संगठन बना सकता है, संगठन में काम कर सकता है, वहां छात्र संगठन खड़ा हो सकता है? तो ये एक बहुत साफ समझ है कि ये पूरा का पूरा डिजाइन इस तरह से किया गया है कि हायर फीस और कम से कम लागत शिक्षकों की को, एक बार आपको हो सकता है एक जो लेक्चर है उसको मूक कहते हैं, उसके लिए नया टर्म आया है कि मूक कोर्स। तो मूक में आपने एक लेक्चर दे दिया और उसमें आपको 25,000, 30,000, 40,000 तक मिल जा रहा है, लेकिन उसके बाद उस 40,000 का यूज वो लाखों स्टूडेंट के लिए होगा, उनकी लागत तो कम हो गई, लेकिन रेगुलर टीचर की जरूरत, भूमिका खत्म। कोरोना पीरियड में हम लोगों की भी यही हालत रही। मुझे याद है कि हम लोग शिक्षा के इस सवाल पर कोरोना के ठीक पहले यहां जमा हुए थे गांधी पीस फाउंडेशन में, और उसके बाद योजना बनी थी कि एक बड़ा आंदोलन दिल्ली में खड़ा हो, लेकिन कोरोना की वजह से हम लोग वो कर नहीं सके, और उसके बाद हमें भी ऑनलाइन जो है मीटिंग की आदत पड़ गई। इससे हो सकता है इससे ज्यादा लोग ऑनलाइन में जुड़ सकते थे, लेकिन क्या संगठित ऑनलाइन के जरिए संगठन खड़ा किया जा सकता है? ये जरूरत जो है हम सबको जब तक महसूस नहीं होगी तब तक हम इसका विरोध नहीं कर सकेंगे। लेकिन एक बात सच है कि विरोध उसके बाद करें तो करें कैसे, ये एक अहम सवाल है। और यहीं से जो हमारा अनुभव FYUP का रहा, मूवमेंट का, सेमेस्टर मूवमेंट, हम हार गए, क्योंकि उस आंदोलन को हमने शिक्षकों का आंदोलन, छात्रों का आंदोलन बनाया। सेमेस्टर मूवमेंट पूरा का पूरा शिक्षकों और छात्रों का आंदोलन बनाने की कोशिश की। छात्र भी जो थे वो कह रहे थे कि अच्छा सर, सेमेस्टर सिस्टम आएगा तो हम पर तो लागू नहीं होगा ना, हम तो बच जाएंगे। और ये स्थिति हुई कि छात्र भी धीरे धीरे कट गए। ये सिर्फ और सिर्फ टीचरों का आंदोलन बना, और बहुत सशक्त आंदोलन बना, इतना सशक्त आंदोलन बना कि हम लोग 1 महीने तक हड़ताल को कंटिन्यू रख सके, और उसके बाद फिर हड़ताल को आगे बढ़ाने की योजना थी, लेकिन तभी RTI के जरिए, एक्टिविस्ट के जरिए, सरकार ने कोर्ट के जरिए हमारे पूरे आंदोलन को पीट दिया कि मामला अब कोर्ट में है, कोर्ट में जो फैसला होगा वही होगा। और यही कारण है कि जब FYUP आया तो हम लोगों ने एक समझ विकसित की कि यह लड़ाई न तो शिक्षकों की है और न ही वर्तमान के छात्रों की है, यह आम जनता की लड़ाई है, और इसको आम जनता की लड़ाई अगर नहीं बनाएंगे तो हम जीत नहीं सकते हैं। इस चीज को हमारे शिक्षकों को भी समझना होगा, चाहे स्कूल एजुकेशन हो चाहे हायर एजुकेशन हो, दोनों पर हमले उसी तरह से हैं जैसे मजदूर संगठनों पर है, जैसे आम जनता पर है। उनकी जेबों पर रोज हमले हो रहे हैं और उनकी आमदनी रोज घट रही है, महंगाई बढ़ रही है, लेकिन कहीं भी उनको राहत दिखाई नहीं दे रही है। सवाल यह है कि शिक्षा ऐसा मुद्दा है जिस मुद्दे के आधार पर हम लोगों के बीच में जा सकते हैं, सिर्फ वो शिक्षकों की लड़ाई के बजाय उसको आम जनता की लड़ाई बना सकते हैं। और मैंने देखा था हरियाणा में
ये काम हुआ था और इसका असर भी हुआ, जहां अभिभावकों को जोड़ने की कोशिश हुई और वहां आंदोलन सफल रहा। कई सारे स्कूल जो बंदी की स्थिति में थे उनको बंदी से बचाया जा सका। ये एक अनुभव अगर हम ले सकते हैं तो अपने ही उन अनुभवों के जरिए आज जरूरत है कि एक बृहत्तर प्लेटफॉर्म बनाया जाए, बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया जाए। और इस चीज को अभी छोड़ देने की जरूरत है कि इसमें कौन पार्टी आएगा और कौन पार्टी नहीं आएगा, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो एनजीओ हो, चाहे वो संगठन हो। अगर वो सांप्रदायिक नहीं है, अगर वो डेमोक्रेसी में बिलीव करता है, तो ऐसे तमाम लोगों को, तमाम संगठनों को एक बड़े प्लेटफॉर्म, एक बड़े मंच पर जोड़ने की जरूरत है। और जहां, जिस शहर, जिस जिले में इस तरह के संगठन बनेंगे, उसके बाद उसको केंद्रीकृत करके एक ब्रॉडर प्लेटफॉर्म अगर हम बनाएंगे राष्ट्रीय स्तर पर, तभी उसको लड़ा जा सकता है। यह सिर्फ छात्रों और शिक्षकों की लड़ाई अगर होगी तो इसको हम नहीं जीत सकते हैं। यह गांठ बांध लेना होगा हम सबको और इस पर विचार करना होगा कि यह ब्रॉडर प्लेटफॉर्म कैसे बनाया जाए। धन्यवाद साथियों। इनकलाब जिंदाबाद।